Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology। बच्चों अभी तक पिछले लेक्चर में हम माइटोसिस कंप्लीट कर चुके हैं। सेल डिवाइड क्यों करती है इस क्वेश्चन से स्टार्टिंग हुई थी हमारे लेक्चर की, और सारी स्टेप्स कितने प्रकार का सेल डिवीजन होता है, सबसे पहले माइटोसिस में क्यों जरूरी है माइटोसिस, उसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और माइटोसिस में होने वाली स्टेजेस हमने बात की। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए, दैट इज कैरियोकाइनेसिस के लिए 4 स्टेप्स आर नीडेड, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसके बाद देखा हमने कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। साइटोकाइनेस होने का तरीका प्लांट में अलग है, एनिमल में अलग। फरो फॉर्मेशन एनिमल्स में, प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये सब कुछ हम देख चुके हैं, सिग्निफिकेंस देख चुके हैं। और एट द लास्ट हमने क्या बात की थी कि शुरुआत जिस क्रोमोसोम नंबर से हुई थी माइटोसिस में, वही क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहा है डॉटर प्रोजेनिस में। डीएनए कंटेंट की हमने बात की थी, तो डीएनए कंटेंट हमने स्टार्ट जिस कंटेंट से शुरुआत हुई थी, G1 में क्या था, G2 में क्या था, S में क्या था, M फेज में क्या था, इसमें वेरिएशन देखा हमने। एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर से रिलेटेड, जो आपकी एनसीईआरटी देती है। सो अभी तक जो हमने बेसिक स्टेप्स पढ़ी है, यही बेसिस बनाती है सेल डिवीजन का। तो मियोसिस में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, हाँ, पर जो चेंज है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होता तो हमारे बीच में हो रहे वेरिएशंस नहीं होते। तो आज हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मियोसिस। हेडिंग मियोसिस। अब सबसे पहले, जैसे हमने माइटोसिस में देखा था कि माइटोसिस किस प्रकार की सेल्स में होता है, वैसे हम मियोसिस में बात करें कि मियोसिस क्या डिप्लॉइड सेल में होता है, हैप्लॉइड में होता है, कि डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों में होता है। जैसे वहां हमने माइटोसिस की बात की थी इक्वेशनल डिवीजन, वैसे ही मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब रिडक्शनल डिवीजन बोल तो दिया आपने, इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। क्या डीएनए रिड्यूस नहीं होता? होता है, डीएनए भी रिड्यूसेस होता है हाफ में, और मियोसिस अलग अलग सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। बट बेटा प्रेफरेंस किसको देंगे हम? क्रोमोसोम नंबर को। तो क्रोमोसोम नंबर के आधार पे हमने इसे बोला है रिडक्शनल डिवीजन। अब ये किन सेल्स में होता है? देखो, अगर सेल के पास 2 सेट है क्रोमोसोम के, तो आधा सेट होने की गुंजाइश है। पर अगर किसी सेल में एक ही सेट है, तो क्या उसको n/2 करोगे आप? नहीं। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि ये किसमें होगा, डिप्लॉइड सेल्स ओनली। इसमें होगा ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है। मियोसिस में कुछ ऐसे चेंजेस मिलेंगे, आप चेंजेस मिलेंगे, और वो चेंजेस जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं वेरिएशन, जरूरी है, बिकॉज दीज वेरिएशंस आर रॉ मटेरियल किसके लिए? फॉर इवोल्यूशन। अगर कुछ नया चेंज लाना है, इवॉल्व करना है कोई स्पीशीज को, कोई फर्दर डिफरेंसेस क्रिएट करना है, तो आपके पास क्या चेंज है, चेंज होने का क्या रास्ता है? मियोसिस। मियोसिस में हमने ये चीज करना है कि क्या क्या इवेंट में मियोसिस डिवाइडेड है। ठीक है। अब मियोसिस जरूरी है वेरिएशंस के लिए। मियोसिस मेनली ऑकर्स इन जर्म सेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं गैमीट मदर सेल। ठीक है, जर्म सेल्स, गैमीट, मदर सेल। अब हम ये देख लें कि मियोसिस को
कितने पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो मियोसिस में भी दो स्टेजेस, पहला हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए अलग अलग स्टेजेस हो जाएंगे। कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये स्टेजेस हो जाती है। साइटोकाइनेसिस में वही होता है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, प्लांट सेल में कैसे होगा? तो एनिमल सेल और प्लांट सेल। बट बेटा ये तो कॉमन हमने मियोसिस लिख लिया, पर क्या मियोसिस एक बार में होता है? नहीं, मियोसिस होगा दो सब स्टेजेस में। मियोसिस कंप्लीट होगा दो सब स्टेजेस में। कौन सी दो सब स्टेजेस? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर आपको मियोसिस पढ़ना कब कंप्लीट होगा? जब आप दोनों प्रकार के मियोसिस पढ़ते हैं। ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा डिफरेंसेस किस मियोसिस में आएंगे? फर्स्ट वाले में, क्योंकि मियोसिस सेकेंड तो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, कैसा? माइटोसिस। तो माइटोसिस हम पढ़ चुके हैं, तो आपको वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब एक जनरल हम देख लें कि मियोसिस वन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मियोसिस वन में एक तो पहले आपका होगा इंटरफेस। ठीक है, दूसरा होगा आपका एम फेज, जो अभी हमने लिखा है। ये जो हमने अभी लिखा था, ये कैरियोकाइनेसिस, ये वाला कौन सा फेज था बेटा? कैरियो एंड साइटो वाला। ये था आपका एम फेज, एक्चुअल डिवीजन फेज। पर इसके पहले जो प्रिपरेटरी फेज होता है उसे देखना पड़ेगा। तो एम फेज हो गया एक्चुअल डिवीजन फेज। अब यहाँ देखो, यहाँ शुरुआत किससे होगी? जीवन फेज। जीवन फेज में वही सारे इवेंट्स होंगे जो हमने माइटोसिस में पढ़े थे। ठीक है, सेल बहुत सारी ग्रोथ अटेन करेगी, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस जीवन फेज में होता है। उसके बाद G2 से पहले होगा एस फेज। एस फेज में क्या होगा? डीएनए डबल होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। G2 आएगा इसके बाद नेक्स्ट, और फिर इसके बाद आती है एम फेज। अब यहां अगर हम देखें, इनिशियली अगर हम 2C से स्टार्ट करते हैं डीएनए कंटेंट एंड 2n इक्वल्स टू 4, वहां भी हमने 2n इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट किया था। तो यहां डीएनए का कंटेंट भी हो जाता है डबल, क्रोमोसोम का नंबर कोई परिवर्तन नहीं, डीएनए 4C का 4C रहेगा, क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल्स टू 4 का 4। अब देखो, एम फेज की बात करें तो एम फेज मतलब आफ्टर एम फेज की बात हो रही है। तो यहां पर एम फेज के आखिरी में, दैट इज अगर हम टीलो फेज की बात करें, तो टीलो फेज में डीएनए कंटेंट होगा बेटा 2C। कितना हो गया? 4C से 2C हो चुका है। क्रोमोसोम नंबर आपका हो जाएगा n इक्वल्स टू 2। ठीक है बेटा, तो ये पूरा इवेंट किसका हुआ? मियोसिस फर्स्ट का। तो मियोसिस फर्स्ट में हम ये सारी चीजें देखेंगे। ये एम फेज में कौन से इवेंट्स आ जाते हैं? अब तुमको लगाना है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, ये सारे इवेंट्स हो गए आपके। अब एम फेज के बाद जो डॉटर सेल्स बनी है ना, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी? एक और दो। अब इन डॉटर सेल्स की बात करें
तो इसमें n इक्वल्स टू 2 क्रोमोसोम, इधर n इक्वल्स टू 2, डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा 2C था, इधर भी 2C, डीएनए कंटेंट इधर भी 2C। तो ये जो इवेंट हुआ, ये कौन सा इवेंट है, ये यहाँ पर हुआ क्या, साइटोकाइनेसिस हो गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि जीवन फेज से जो आपने क्रोमोसोम नंबर शुरू किया था, वो क्रोमोसोम नंबर आधा हो चुका है डॉटर सेल्स में, क्योंकि 2 डॉटर सेल्स मिल रही है, तो हम इसे बोल सकते हैं डायाड ऑफ सेल्स। 2 मिल रही है ना, डायाड ऑफ सेल्स बोल दिया। और डीएनए कंटेंट भी कैसा हो गया, आधा हो गया। तो इसीलिए हमने इस मियोसिस फर्स्ट को स्पेसिफिकली क्या बोला, रिडक्शनल डिवीजन। ये एक ओवरव्यू है, हाँ, इसीलिए हमने इसे बोला रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अब बेटा ये जो सेल्स है, अब इन सेल्स के अंदर होगा मियोसिस 2। तो अब अगर इन सेल्स में मियोसिस 2 होगा, तो मियोसिस 2 और मियोसिस 1 के बीच में कुछ होता है, क्या होगा, इन दोनों के बीच होगी एक स्टेज जिसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज नहीं, हाँ, इंटरकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, सारी चीजें डबल होंगी, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, सब कुछ ऐसा होगा जो इंटरफेस में हुआ था। सो ऑल इवेंट्स सिमिलर टू इंटरफेस, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होगा। ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा, मस्ट है। पर क्या यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेट होगा, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज हम स्टार मार्क करके लिख लें, डीएनए डुप्लीकेशन डज नॉट ऑकर। क्या नहीं हुआ यहाँ पर, डीएनए डुप्लीकेशन। ठीक है, तो सारे इवेंट सिमिलर रहेंगे पर डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता। अब मियोसिस सेकेंड पे हम आ जाए बेटा, वो जो सेल्स है, अब उन सेल्स के अंदर जो डायाड ऑफ सेल्स मिली थी, डायाड ऑफ सेल्स, अब इन सेल्स में क्या होगा, G1, फिर S तो हुआ नहीं, G2, और फिर इसके बाद होगा M फेज। अब M फेज में हम लेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद जो सेल्स रहेंगी वो सेल्स प्रोड्यूस करेंगी डॉटर सेल्स। और ये इवेंट क्या हो जाएगा आपका, फिर से साइटोकाइनेसिस। मतलब मियोसिस में हम बोल सकते हैं कि मियोसिस में क्या क्या हो रहा है, मियोसिस में 2 कैरियोकाइनेसिस, 2 साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब इसका कंटेंट बेटा हम देख लें। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एंड किया था, क्या था लास्ट में, 2C और n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर 2C n इक्वल्स टू 2, G2 में 2C n इक्वल्स टू 2, क्यों, बिकॉज एस फेज नहीं हुआ तो डीएनए डबल थोड़ी होगा, ऊपर डबल हुआ था। अब एम फेज में हर सेल्स में लास्ट में जो बचेगा वो डीएनए कंटेंट हो जाएगा आधा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। तो जो डॉटर सेल्स आपको मिलेंगी 1 2 3 4, है ना, ये है टेट्राड ऑफ सेल्स। अब टेट्राड ऑफ सेल्स में हर सेल में अगर हम बात करें तो n इक्वल्स टू, देखो क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया और डीएनए कंटेंट हो गया C, इसका n इक्वल्स टू 2, डीएनए कंटेंट C, n इक्वल्स टू 2, डीएनए कंटेंट C, n इक्वल्स टू 2, डीएनए कंटेंट C। क्लियर है, तो आपको जो
4 डॉटर सेल्स मिली, उन चारों का अगर हम पेरेंट के से कंपेयर करें बेटा, तो पेरेंट ओरिजिनल पेरेंट, ये ओरिजिनल पेरेंट के कंपैरिजन में देखो डीएनए कंटेंट भी आधा हो गया, 2C से C हो गया, और क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल्स टू 4 था, तो क्या आ गया, n इक्वल्स टू 2 हो गया। आई बात समझ में, क्रोमोसोम नंबर भी रिड्यूसेस टू हाफ। अब एक चीज समझ में नहीं आई मैम, आप ये बताओ कि यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 हुआ था, ठीक है, 2n इक्वल्स टू 4 से यहाँ n इक्वल्स टू 2 हुआ, पर यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 से और आधा क्यों नहीं हुआ, मतलब यहाँ बीच में टेम्पररी कुछ ऐसा होता है, टेम्पररी क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेस, टेम्पररी क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेस। और जिन बच्चों को याद आ रहा होगा, हमने माइटोसिस में डिस्कस किया था, माइटोसिस में एक ऐसी स्टेज थी जब हमने 2n इक्वल्स टू 4 से शुरू किया था, और जब हम एनाफेज में आ गए थे, तो एनाफेज में टेम्पररीली क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा था। ये बढ़ा क्यों, बिकॉज लास्ट में आपको इक्वलाइज करना है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर इक्वल हुए वो किस स्टेज के कारण हुए, यहाँ पर कुछ चेंज होगा, वो देखेंगे कैसा होता है, ठीक है। तो हम समराइज कर सकते हैं कि मियोसिस में, और ये क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इसका सेम रहा, तो इसमें मियोसिस 2 इज एक्चुअल इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस 2 में हो रहे सारे इवेंट्स माइटोसिस के जैसे होंगे। अब हमने बता दिया कि मियोसिस में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस कितनी बार, कैरियोकाइनेसिस 2 टाइम्स, 2 बार हुआ, साइटोकाइनेसिस कितनी बार हुआ, 2 बार, और टोटल सेल्स कितनी बनी, 4 डॉटर प्रोड्यूस, ठीक है। तो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस 2 बार, साइटोकाइनेसिस 2 बार, और डॉटर सेल्स कितनी बनी लास्ट में, 4। तो ये सब कुछ एक समरी थी रिगार्डिंग मियोसिस जो हम पढ़ने वाले है ना, तो ये ब्रीफ अप था। आगे देखिए, अब मियोसिस फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखो अभी जितना हमने पढ़ा है एनसीईआरटी देख ले। The production of offsprings by sexual reproduction includes fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosome। ये देखो मियोसिस का इंपॉर्टेंस कहाँ है, हम 2n इक्वल्स टू 46 मेल पार्टनर, 2n इक्वल्स टू 46 फीमेल पार्टनर। अब अगर यहाँ पर एज इट इज क्रोमोसोम चले जाते किसमें, गैमीट्स में, तो मुझे बताओ 46 प्लस 46 92 हो जाता, तो स्पीशीज ही बदल जाती, इंसानों के बच्चे पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर स्पीशीज को कांस्टेंट रखने के लिए हमने क्या देखा, n इक्वल्स टू 23, n इक्वल्स टू 23, और फिर ये 2n इक्वल्स टू 46। तो ऐसा कौन सा इवेंट है जिसने क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर बैक करा नॉर्मल को, दैट इज फर्टिलाइजेशन, और किसने आधा करा, दैट इज मियोसिस, है ना। यही चीजें अभी एनसीईआरटी बताएगी आप। The production of offsprings by sexual reproduction includes fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. Gametes are formed from specialized diploid cells. This specialized kind of cells division that reduces the chromosome number by half results in production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. Meiosis ensures production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restore the diploid phase। यही हमने बात करी है ना, हैप्लॉइड फेज लाने वाला कौन, मियोसिस।
डिप्लॉयड को रिस्टोर करने वाला कौन? फर्टिलाइजेशन. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. अब यहाँ पर हम की फीचर्स देख लें. meiosis में क्या क्या है? meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division. देखो देखा ना, हमने लिखा था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो बार होगा. meiosis first, meiosis second, but only a single cycle of DNA replication. पर DNA replication सिर्फ एक बार होगा. meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. मतलब जैसा डीएनए कंटेंट डबल हो रहा था वही डीएनए कंटेंट यहाँ डबल होगा. अब अगर डीएनए डबल हो रहा है तो एक क्रोमैटिड की जगह दो क्रोमैटिड लगेगी. दोनों क्रोमैटिड को अटैच करके रखने वाला कौन? सेंट्रोमियर. meiosis involves pairing of homologous chromosome. ये बहुत स्टार मार्क पॉइंट है. होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? हम जानते हैं ऐसे क्रोमोसोम जो सिमिलर है मॉर्फोलॉजी में. ठीक है, सिमिलर है मॉर्फोलॉजी में एंड कंटेन जीन्स फॉर सेम कैरेक्टर. इन्हें हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम. तो यहाँ पर हम जितने भी इवेंट्स लिखेंगे उसमें क्रोमोसोम से एक पेयर बड़ा लेंगे और एक छोटा लेंगे ताकि आसानी से समझ में आए. नाउ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन सी है? ये दोनों तो बिचारी कौन है? बहनें हैं. ये है सिस्टर और ये दोनों है नॉन सिस्टर. तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा वो किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. सिस्टर तो एक दूसरे की फोटोकॉपी है ना, उसमें कुछ नहीं होगा चाहिए. 4 हैप्लॉइड सेल्स. देखो हमने लिखा था 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे एट द एंड ऑफ meiosis 2. तो meiosis 1 और meiosis 2 ये देख लिया. अब शुरू करेंगे meiosis फर्स्ट. तो एनसीईआरटी के पहले थोड़ा सा सिंपल शब्दों में देख लें. meiosis फर्स्ट. meiosis फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट. देखो बेटा, प्रोफेज फर्स्ट इज ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन. सारे स्टेप्स में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बड़ा इवेंट कौन सा है? प्रोफेज फर्स्ट. ठीक है. नाउ अब प्रोफेज फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें कुछ सब स्टेजेस. इसकी सब स्टेजेस कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेजेस. लैप्टोटीन, जाइगोटीन, एक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. बहुत पुरानी ट्रिक है इसे सीक्वेंस में याद रखने के लिए. कौन सी? लता जरा पानी दे दो. क्या है? लता जरा पानी दे दो. तो ऐसे आप अपने मन से भी स्टेप्स निमोनिक्स बना सकते हैं. ठीक है. सो लता जरा पानी. ठीक है. तो यहाँ पर ये एक ऐसी ट्रिक है जो बहुत सी जगह आपको मिलेगी. तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, बस याद रखने का ट्रिक है. इसे हमें याद रखना है. लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन. डाइकाइनेसिस फाइनल स्टेज है. सबसे पहला हम शुरू करते हैं लेप्टोटीन. देखो लेप्टोटीन, टीन मतलब क्या होता है? धागा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अब लेप्टोटीन में
अगर हम बात करें एक सेल की, तो इस एक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल आपको दिखेगा। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन के फॉर्म में, वो जगह जगह पर मोटा होगा, मतलब कंडेंस होगा। तो हम ऐसे कितने क्रोमोसोम ले रहे हैं, यहां शुरुआत कर रहे हैं 2n इक्वल्स टू 4 है ना। 2n इक्वल्स टू 4 सेम कलर मैंने ले लिया है पर शेप बदल दिया है, तो समझ में आ रहा है कि ये एक होमोलोगस पेयर है और ये दूसरा होमोलोगस पेयर, ठीक है। अब इसके बाद लेप्टोटीन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, उसमें मेन इवेंट आपको क्या दिख रहा है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिगिंस। और यहां पर देख सकते हो आप क्रोमैटिन अटैचेस टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किससे चिपका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो क्रोमैटिन अटैचेस टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसा अटैच्ड है कि हमें थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, बुके लाइक। तो इसे हम बोलते हैं बुके स्टेज। बुके दिख रहा है? नहीं मैडम नहीं दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है उनको भी देखना है। आई बात समझ में? बुके है ये। तो बुके लाइक स्टेज है जिसमें ये एक होमोलोगस पेयर और दूसरा होमोलोगस पेयर है, तो बुके स्टेज। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है जाइगोटीन। जाइगोट समझते हो, जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट बनता है फ्यूजन से, पेयरिंग से। तो यहां पर पहली चीज तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेचारी डिसअपियर होने लगी, ज्यादा डिसअपियरेंस दिख रहा है आपको। इस कंडीशन में क्रोमोसोम्स की बात करें अगर, तो क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज हो गए, ये होमोलोगस पेयर, ये होमोलोगस पेयर आ गए पास पास। इस कंडीशन में कुछ बॉन्ड्स बनते हैं बेटा। अब ये पास पास आ गए, तो पास पास आके इन्होंने हाथ पकड़ लिए कि अब तो मैं नहीं जाने दूंगा। आई बात समझ में? तो ये हाथ पकड़ लिए। अब हाथ पकड़ा कैसे, किसके बीच में ये पेयरिंग हुआ? तो यहां पर सबसे पहली चीज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस के बीच में ही होती है, नहीं तो पता चला तुम आंखों के कलर की वाले क्रोमोसोम की पेयरिंग बालों के कलर वाले क्रोमोसोम से करवा दो, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो होमोलोगस होना चाहिए, मतलब जीन्स फॉर सेम कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो पेयरिंग है, तो यहाँ पर साइनेप्सिस होता है। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स मतलब होता है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, स्पेलिंग अलग है। और साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन चुका है बेटा। अब यहाँ पर अगर आप एक होमोलोगस पेयर को देखोगे, एक होमोलोगस पेयर को, तो ये कैसा दिख रहा है? देखो जाइगोटीन में एक होमोलोगस पेयर की अगर हम बात करें, तो मुझे बताओ पेयरिंग हो गई, ठीक है। अब ये दो सेंट्रोमियर मतलब क्रोमोसोम कितने हो गए? दो। इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं बाइवेलेंट। क्या है ये? बाइवेलेंट। अब इसके आर्म्स कितने हैं? 4। तो क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट टेट्राड। तो बाइवेलेंट टेट्राड आर सीन इन विच स्टेज? जाइगोटीन। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गया, साइनेप्सिस हुआ जिसे हम बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बना उसका नाम है साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
डिसॉल्व होने लगी। आई बात समझ में? तो इतना हमारा जाइगोटीन में हो गया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जाइगोटीन क्या? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, डन। अब आगे आ जाओ। देखो अगला इवेंट, ये पेयर में क्यों आए, साथ साथ क्यों आए? क्योंकि इन्हें कुछ पैकेट्स इन दोनों क्रोमोसोम्स के पास ऐसे थे जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना है। तो अगर पैकेट एक्सचेंज करना है तो ऐसी स्टेप्स जिसमें पैकेट एक्सचेंज होते हैं, दैट इज पैकेटिनी। तो पैकेटिनी स्टेज में देखो अब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत कम बची है क्योंकि अब इसको डिसॉल्व होना है, पूरी तरह से गायब होना है। अब देखो पैकेटिनी में ये ऐसा एक ठीक है, ऐसे ही दूसरा छोटू वाला, ये छोटू सा ये, है ना? तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखो 2n इक्वल्स टू 4, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पेयर है। तो 2n इक्वल्स टू 4 हमने देखा, 1 इसकी कॉपी, 2 3 इसकी कॉपी 4, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 4। अब इस टोटल क्रोमोसोम्स में से हमने देखा ये पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो सेट है इसके। तो ये कुछ ऐसा एंड है, एरिया है, यहाँ पर इन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया। क्रॉसिंग ओवर मतलब पैकेट एक्सचेंज किया। अब ये पैकेट जो एक्सचेंज कर रहे हैं इतना आसान है क्या? नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर अगर पूछा जाए कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है बताओ, तो ये क्वेश्चन बन के आता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। अब ठीक है एक्सचेंज बोल दिया, पर किसके बीच में? बिटवीन, देखो क्या सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रहा है? नहीं, नॉन सिस्टर के बीच में हो रहा है। तो बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस पेयर। ऐसा हुआ क्या बड़े वाले क्रोमोसोम के साथ छोटे वाले क्रोमोसोम ने क्रॉसिंग ओवर किया? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस पेयर। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ये कहीं भी नहीं हो जाता, स्पेसिफिक जगह होता है। तो कहाँ होगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। क्या बनेंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बने तो एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज, जो क्या करा रहा है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। यही वो स्टेप है बेटा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। तो अगर पूछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं, उसमें कौन सा इवेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो हम बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा इवेंट जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, दिस इज पैकिंग। ठीक है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। अब इसके बाद क्या होगा? जब जेनेटिक मटेरियल पैकेट्स एक्सचेंज हो गए इनके बीच में, अब अगर पैकेट्स एक्सचेंज हो गए, बोलेंगे ठीक है बहुत हो गया, अब हम दूर दूर जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। तो अगर ये अलग जाना चाह रहे हैं तो उस स्टेप का नाम है, क्या नाम है? डिप्लोटी। तो अब देखो डिप्लो
टीन। ठीक है, तो पैकेटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में देखना बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एक सेल के अंदर, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मत बनाओ, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम था, इसके साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस जो अभी भी यहाँ पर बने हुए इसमें बने रहते, ठीक है। पर इस डिप्लोटीन स्टेज में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस डिसॉल्व हो गए। अब यहाँ पर सिर्फ आपको क्रॉस पार्ट्स दिखते हैं बेटा, क्रॉस पार्ट्स, तो मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, बस इसी जगह पर आपको क्रॉसिंग ओवर या कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, बाकी जगह के कॉम्प्लेक्स दिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही अपन दूसरे क्रोमोसोम पे भी कर दे, जो छोटा सा अपना पेयर था, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ने भी क्या कर लिया? क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो अब इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो ये दोनों के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो किस में था? पैकेटीन में। पर बेटा पैकेटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस भी बने हुए थे, यहां पर सब डिसॉल्व हो गया। अब यहाँ डिसॉल्व हो गया और आपको सिर्फ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो पहला इवेंट क्या देखेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गए। अब इस कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने के बाद एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर तीन, कौन सा स्ट्रक्चर है? इसका नाम है चाइज़मेटा। ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिखा, दिस इज व्हाट चाइज़मेटा फॉर्मेशन। तो चाइज़मेटा आपको दिख रहा है कि सारे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गए, पर अब क्या है? लास्ट में दिख रहा है सिर्फ क्रॉस्ड पार्ट्स के बीच। ये किसमें है? बिटवीन क्रॉस्ड पार्ट्स। एक चीज याद रखना है कि बहुत सारे वर्टिब्रेट्स की ऊसाइट्स अरेस्ट होती है, मतलब अब थक गई, बोले नहीं अब डिवीजन नहीं करना है, मैं तो अब यहीं पर बैठ के आराम करूंगी, तो अरेस्ट एट डिप्लोटीन। तो अगर हम बात करें डिप्लोटीन की, तो ये लॉन्गेस्ट स्टेज हो सकती है कुछ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो कुछ वर्टिब्रेट्स की डिप्लोटीन या वर्टिब्रेट्स की oocytes में अरेस्ट होता है, कौन सी स्टेज? डिप्लोटीन, ठीक है। अगला देख ले, अब आखिरी क्या होगा? बस अब ये सब हो गया, क्रॉस्ड हो गया, क्रॉस्ड पार्ट्स को अब आपको एक्सचेंज करना है। दिस इज डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में आप देख सकते हो प्रोफेज का एंड जो होता है माइटोसिस में, वैसे ही यहाँ पर अब ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए, चाइज़मेटा सेपरेट हुआ, ठीक है। ये ये सेपरेट होने लगे, तो सेपरेशंस को क्या बोला जाता है? टर्मिनेशन बोलते हैं ना, तो टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब, फायर्ड। तो टर्मिनेट होना मतलब अब ये इनके जो एंड्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर डाइकाइनेसिस में सबसे पहला इवेंट है टर्मिनेशन ऑफ चाइज़मेटा या क्रॉस्ड पार्ट्स अलग अलग होने लगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? डिसअपियर।
अब जो सेंट्रियोल्स थे वो सेंट्रियोल्स भी पोल्स पे जाने लगे। वो सेंट्रियोल्स अब कहाँ पर जाने लगेंगे? पोल्स। ठीक है, अगर एनिमल सेल है तो, और अगर प्लांट सेल है तो सेंट्रियोल एब्सेंट रहेंगे। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर्स, न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया, है ना, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। अगला, स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट। तो स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, पोल्स की तरफ जाने लगे। सेंट्रियोल moves towards pole. So this marks the end of prophase first. प्रोफेज फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड इवेंट है। इसमें 5 सब स्टेजेस हमने देखी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। हर एक स्टेज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। देखो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत हमने करी थी लेप्टोटीन से। लेप्टोटीन में आपको दिख रहा है बुके स्टेज, कंडेंसेशन बिगिंस, क्रोमैटिन कंडेंस होने लगा, क्रोमोसोम्स बनाने लगा। फिर इसके बाद जाइगोटीन में साइनेप्टोनिमन कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग हो रही है, साइनेप्सिस, फिर पैकेट एक्सचेंज हुए किसमें? पैकेटीन में। यही वो कारण है जो वेरिएशन लाता है। और फिर जो डिसोल्यूशन होने लगा कॉम्प्लेक्स का, तो अब एक्स शेप स्ट्रक्चर डिप्लोटीन में दिखा, और टर्मिनलाइजेशन इस चाइस्मेटा का किसमें होगा? डाइकाइनेसिस में। अब देखें क्या एनसीईआरटी भी यही बोलती है। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट meiotic division is typically longer and more complex। दिया हमने, लिखा था लॉन्गर है, लॉन्गेस्ट फेज है, when compared to prophase of mitosis। माइटोसिस का बहुत सिंपल था। It has been further subdivided into leptotene, zygote, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग लैप्टोटीन में क्या हुआ? देखो, क्रोमोसोम becomes gradually visible। धीरे धीरे कौन से माइक्रोस्कोप में दिखने लगे? लाइट माइक्रोस्कोप। Compaction of chromosomes continues throughout the leptotene। This is followed by zygote। During this stage, chromosome start pairing। Pairing होने लगा, और इस pairing को हमने बोला synapses। Such paired chromosomes are homologous chromosomes। अब इसमें किस माइक्रोस्कोप से देखा? इलेक्ट्रॉन। Indicate the chromosome synapses is accompanied by, क्या हुआ था इसमें? Synaptonymal complexes। Complex formed by a pair of synapsed homologous क्रोमोसोम। क्या बोला? देखो लिखा था हमने, बाइवेलेंट और टेट्राड। ठीक है, तो जाइगोटीन में हमने एक शब्द यूज करा था, बाइवेलेंट टेट्राड। हाउएवर दीज क्रोमोसोम्स मोर क्लियरली विजिबल इन द नेक्स्ट स्टेज। तो ध्यान रखना कि ज्यादा क्लियर विजिबल क्रोमोसोम्स कौन सी स्टेज में होते हैं? प्रोफेज की कौन सी स्टेज में? दैट इज पैकिटीन। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, छोटी है, कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी लॉन्गर है। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम डिस्टिंक्ट, अलग दिखने लगे, स्पेसिफिक दिखने लगे। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ठीक है, हमने लिखा था ये शब्द। और अब क्रॉसिंग ओवर होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर है क्या? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, और होमोलॉगस में भी किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। लिखा था हमने, कौन सा एंजाइम है? रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन आएंगे। Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of पैकेटीन। ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पोर्शन दिख रहे हैं जो क्रॉस्ड पार्ट्स को रिजेंबल करते हैं, जैसे
बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन। क्या डिसॉल्व हो गया? देखो लिखा था, कहाँ गए? दिखा देते हैं। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो डिसॉल्व होने लगा, और डिसॉल्व होगा तो जो चीज अभी एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हैं वो दिखने लगी। टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट, कहां पर अभी भी हाथ पकड़े हैं जहां से पैकेट एक्सचेंज किया था, तो चाइस्मेटा अभी भी दिखता है। कैसा शेप्ड स्ट्रक्चर है? एक्स। टू साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, बहुत लंबी लंबी स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। फाइनल स्टेज ऑफ meiotic prophase 1 is dikinesis. This is marked by the terminalization of chiasmata. During this phase of the chromosomes, they are fully condensed, meiotic spindle बन गया और assemble हो गए homologous chromosome अलग होने के लिए। By the end of dikinesis, nucleolus गायब, envelope गायब, और dikinesis represent transition, मतलब इस स्टेज के बाद अब क्या आने वाली है? मेटाफेज। अब देखो, क्योंकि माइटोसिस में हम सारे इवेंट्स पढ़ चुके हैं, तो यहीं पर क्लियरली देख ले कि अब जो हुआ मेटाफेज 1 क्या बताएगा। मेटाफेज 1 में इक्वेटर पे अलाइन होंगे, पर अब वो इक्वेटर कैसा होगा? मेटाफेज 1 में देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है? मेटाफेज 1 लिखना है। हाँ, मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या इवेंट देखेंगे? सेंट्रियोल्स हमारे पोल्स पे पहुंच चुके थे। ये सेंट्रियोल्स स्पिंडल बना लिए, ठीक है, ये ऐसे कुछ, ये ऐसे, ठीक है। यहां पर अब ध्यान रखना, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में एक प्लेट बनी, यहां पर इतने क्रोमोसोम्स है जो अरेंज होना है। 2n = 4 है ना, 2n = 4 में 2 जोड़े हैं, तो यहाँ पे 1 का 2, 1 का 2 मतलब 2 प्लेट बनी। अब इस 2 प्लेट में हमारे होमोलॉगस पेयर अरेंज हो गए। ठीक है, होमोलॉगस पेयर ये ऐसे, ठीक, साथ में इस पे छोटा, ये बाउंड्री अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है तो इसको हटा सकते हैं या थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपने होमोलॉगस क्रोमोसोम बनाए हैं, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम देखो, एक छोटा वाला अपना और एक बड़ा वाला, 2n = 4 है यहाँ, ठीक है। अब इन क्रोमोसोम्स में अपन देख रहे हैं कि मेटाफेज में होमोलॉगस पेयर अलाइन हुआ, अलाइन एट इक्वेटर। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्वेटर तो एक ही होता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, और कंप्लीट कंडेंसेशन भी इसी में होता है, कंप्लीट
कंडेंसेशन हो गया था, ठीक है, क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल दिख गए थे आपको। तो ये इनके पास कुछ ऐसे क्रॉस्ड पार्ट्स भी रहते हैं बेटा, जेनेटिक मटेरियल जो इन्होंने एक्सचेंज किया था, वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करके ये ऐसे थे, कुछ ऐसे पार्ट्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मेटाफेज। देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती, मेटाफेज में द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब ये जो अटैचमेंट हुआ था, ये अटैचमेंट किसकी मदद से हुआ था, यहाँ पर आपको दिखता है काइनेटोकोर, ये किससे अटैच्ड है, यहाँ पर स्पिंडल, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो बनेगा तो स्पिंडल फाइबर से अटैच करता हूँ, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर से अटैच करा, इसको डिटेल बता दूं क्या, देखो माइटोसिस में भी अपन ने देख लिया था बेटा, है ना, यहाँ पर इसके काइनेटोकोर होता है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा अटैच होता है। वो ये किस में था, जिसमें दोनों तरफ से अटैच था, याद रखना माइटोसिस में। पर अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में ये नहीं है। मियोसिस में कैसा स्ट्रक्चर है, देखो मियोसिस में अब देखना बेटा स्पिंडल कैसे अटैच, काइनेटोकोर, इधर एक डिस्क लाइक, ये स्पिंडल अटैच्ड है, इधर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इधर स्पिंडल अटैच्ड है। मतलब सिर्फ सेंट्रोमियर के एक साइड पे स्पिंडल अटैच्ड है मेटाफेज फर्स्ट पे, और माइटोसिस में याद करो दोनों तरफ से हमने स्पिंडल अटैच किया था, मतलब दोनों तरफ से काइनेटोकोर था और स्पिंडल अटैच किया था। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर वन साइड अटैचमेंट। आई बात समझ में, अब इसे आगे देखते हैं। देखो दिख रहा है प्रोफेज फर्स्ट में आपको दिख रहे हैं जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के साथ, अब मेटाफेज फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो मेटाफेज फर्स्ट में इन दोनों की अटैचमेंट हो गए, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अटैच हो गए, किससे, पहले तो अलाइन हो गए इक्वेटोरियल प्लेट पे और फिर अटैच हो गए स्पिंडल फाइबर से। अब एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, अरे वही क्रोमोसोम्स का मूवमेंट, पर ये मूवमेंट कुछ अलग है। अगर हम बात करें एनाफेज की, तो एनाफेज में ये मूवमेंट कुछ तो अलग है। देखो अगला आप देख लो एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट। अब एनाफेज फर्स्ट में देखो जो स्पिंडल फाइबर्स थे आपके, स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि अब स्पिंडल फाइबर्स का काम पूरा होने वाला है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, बीच में से डिसॉल्व हो जाएंगे और आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव करेंगे। अब खिंचाव आएगा, तो खिंचाव कैसा आया, ये देखो ऐसा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये ऐसे, आई बात समझ में। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। और ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट क्रोमोसोम का हो रहा है, ये किसके कारण हुआ, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन स्पिंडल फाइबर्स। अब मुझे बताओ कि क्या सेंट्रोमियर को दोनों तरफ से पकड़ा था क्या, नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपका
डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ये इधर से इसको पकड़े था, ये इधर से पकड़ा था, ये इधर, ये इधर, तो इसका मतलब कोई सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं होगी, नो सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ तो होमोलॉगस पेयर सेपरेट, होमोलॉगस पेयर सेपरेट। अब ये होमोलॉगस पेयर सेपरेट हुए, कैसे हुए? सेंट्रोमियर लीड द पाथ और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। अब बताओ एक चीज कि यहां पर क्रोमोसोम का नंबर कितना है? क्या यहां पर क्रोमेटिड अलग अलग हुए? नहीं, तो ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 क्रोमैटिड्स, ज्वाइन करके रखा है सेंट्रोमियर, ठीक है। तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n इक्वल्स टू, बेटा 4 ही है ये पूरी सेल में, 2n इक्वल्स टू 4। टेम्पररीली बढ़ा क्या? नहीं, यहाँ बढ़ता तो टीलोफेज के आखिरी में पेरेंट्स के जैसा सेम हो जाता, पर हमें सेम नहीं करना, हमें आधा करना है। तो दिस इज एनाफेज 1। देखो एनाफेज 1, द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट बाय सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट सेंट्रोमियर्स। यहाँ लिखा ना हमने, देखो ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए हैं। अब यहां पर आखिरी स्टेज हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। वही चीज है कि फिर से आपको जैसा टीलोफेज में हमने देखा था। अब देखो बेटा लास्ट में टीलोफेज में यहां पर आपको दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर आ गई, न्यूक्लियोलस फिर से आ चुका है, सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, सारी चीजें उल्टी होंगी। कैसे? प्रोफेज के उल्टा, एंटी प्रोफेज है ये। तो यहाँ पर देखो क्रोमोसोम नंबर हर सेल में, यहाँ एक सेल पूरी थी तो क्रोमोसोम नंबर कितना था? 2n इक्वल्स टू 4 था ना। यहाँ पर दो दो कॉपीज थी ना, यहाँ टोटल 4 क्रोमोसोम थे, ये पूरी एक सेल थी। पर यहाँ जब साइटो न्यूक्लियस का डॉटर न्यूक्लियस फर्दर जब बन गए, यहाँ एनवलप सेल एनवलप बन गया, तो अब सेल एनवलप के अंदर न्यूक्लियर एनवलप जब बन गया तो अब यहाँ पर एन क्रोमोसोम की वैल्यू देखो, n इक्वल्स टू 2 हो गया, n इक्वल्स टू 2 हो गया। आई बात समझ में? n इक्वल्स टू 2 हो चुका है, इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर आधा हुआ, हेंस प्रूव्ड मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन। तो इसके बाद अब मियोसिस सेकंड बहुत सिंपल है, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, ठीक है। तो ये लास्ट में देख लें, एनसीईआरटी ने भी यही बोला है, सारे सेल ऑर्गेनल्स फिर से आ चुके हैं, साइटोकाइनेसिस फॉलो हुआ, इसके बाद डायड ऑफ सेल्स मिला, और आपको अगर ये सेपरेट नहीं होगा तो इंटरफेज एक्सटेंडेड स्टेज, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ इंटरफेज, द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, हम क्या बोलेंगे? इंटरकाइनेसिस, तो बहुत कम समय के लिए है, पर यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करने वाले हैं मियोसिस सेकंड। थैंक यू सो मच।